अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज का बोनस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एंड आज के सेट में हम इकोनॉमिक्स के कुछ बेस्ट एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है देयर इज नो अपर लिमिट फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट। यहां पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है एंड आपको बताना है कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अब आपको याद भी हो जाना चाहिए, अब बहुत बार मैंने ये आपको पढ़ाया है। जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बोथ दीज पेमेंट सिस्टम्स आर मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसकी जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है दैट इज 2 लाख रुपीज एंड इट हैज नो अपर लिमिट, यानी कि आप कितना भी पैसा आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी जो मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है दैट इज 1 रुपीज एंड इट ऑल्सो हैज नो अपर लिमिट। ठीक है। एक और पेमेंट सिस्टम है जिसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, but this payment system is managed by National Payments Corporation of India. IMPS की मिनिमम ट्रांसफर वैल्यू है 1 रुपीज एंड मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू है 5 लाख रुपीज। पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी 2 लाख रुपीज, लेकिन आई थिंक 1 साल पहले इसकी लिमिट बढ़ाई गई एंड इसकी लिमिट है अब 5 लाख रुपीज। ठीक है। ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसमें जो पैसा है वो रियल टाइम में सेटल हो जाता है उसी टाइम पे। ठीक है। लेकिन ये जो नेफ्ट है इट वर्क्स ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। हर आधे घंटे के बाद एक बैच जाता है, दैट मीन्स 24 आवर्स में 48 बैचेस जाते हैं। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2008। इसके हेडक्वार्टर हैं मुंबई महाराष्ट्र एंड अभी के टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NPCI इज दिलीप असबे। NPCI के कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्या क्या हैं? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, etc. etc. All these are flagship products of National Payments Corporation of India. ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1st of April 1935 अंडर द RBI Act 1934 and recommendations were given by Hilton Young Commission or Royal Commission on Indian Currency and Finance. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र एंड अभी के टाइम पे जो गवर्नर हैं RBI के उनका नाम है शक्तिकांत दास एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ RBI। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है पहले इसका हेडक्वार्टर था एट कैलकाटा, बट इट वॉज परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई इन द ईयर 1937। 1937 में RBI के हेडक्वार्टर को परमानेंटली शिफ्ट किया गया फ्रॉम कैलकाटा टू मुंबई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यहां पे 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं एंड अभी के टाइम पे जो 4 डेप्यूटी गवर्नर यहां पे हैं उनका नाम है S जानकी रमन, M राजेश्वर राव, माइकल D पात्रा एंड T रविशंकर। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इट वॉज अ प्राइवेट बैंक जब इसको सेटअप किया गया, बट इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1st of January 1949। यह भी मैंने आपको पढ़ाया है कि फर्स्ट पेपर करेंसी जो RBI ने इशू की दैट वॉज 5 रुपी नोट एंड इस पे जो पोर्ट्रेट था वो किसका था? दैट वॉज ऑफ किंग जॉर्ज 6। कुछ और चीजें मैं यहां पे रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपका रिवीजन हो जाए। देयर आर 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक and National Bank for Financing Infrastructure and Development. These are 5 all India financial institutions and they are regulated by Reserve Bank of India. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस भी जारी करता है. एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो ये जारी करता है दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. इट ऑल्सो रिलीजेस रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी जारी करता है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पढ़ाई थी अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो चीज ये है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने 3 बैंक्स को डेजिग्नेट किया है एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. उसमें कौन कौन सा बैंक आता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक and ICICI Bank. These 3 banks are known as domestic systemically important banks. इन domestic systemically important banks में सिर्फ एक ही ऐसा बैंक है जो सरकारी बैंक है, यानी कि the only public sector bank in the list of domestic systemically important banks is State Bank of India. ठीक है, ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Which of the following is classified as revenue expenditure? यहां पे सरकार ने 4 तरह के एक्सपेंडिचर किए हैं. आपको बताना है इन चारों एक्सपेंडिचर्स में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ. एक्सपेंडिचर ऑन पोर्ट्स, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन स्टील प्लांट्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन हाईवे इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहां पे हम बजट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जो बजट है इसको हम 2 हेड्स में डिवाइड करते हैं, रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट. जो रिवेन्यू बजट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिवेन्यू रिसीट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो कैपिटल बजट है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू रिसीट्स इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब ऐसी पेमेंट रिसीट्स दैट नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. रिवेन्यू रिसीट्स की वजह से ना ही सरकार पे कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही सरकार के एसेट्स कम होते हैं. रिवेन्यू रिसीट्स आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर. ये याद रखिएगा. ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसका क्या मतलब होता है? सरकार की जो मशीनरी है उसको चलाने के लिए सरकार को जो खर्चा आता है उसको हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. यानी कि दोज एक्सपेंसेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट्स, रादर जो सरकार की मशीनरी है डे टू डे उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है वैसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब जो ये कैपिटल रिसीट्स हैं इनका क्या मतलब होता है? कैपिटल रिसीट्स ऐसी पेमेंट रिसीट्स होती है जिनकी वजह से या तो सरकार पे लायबिलिटी इंक्रीज हो या सरकार के एसेट्स कम हो. ऐसी पेमेंट रिसीट्स दैट ईदर कॉज इंक्रीज इन द लायबिलिटी और डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. कैपिटल रिसीट्स की वजह से या तो सरकार पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी या सरकार के एसेट्स कम होंगे. ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस जिनकी वजह से या तो सरकार के एसेट्स बढ़ जाएंगे या सरकार पे जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी. कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज आर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस जिनकी वजह से या तो सरकार के एसेट्स बढ़ जाएंगे या सरकार पे जो लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी. ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, हर तरीके का टैक्स आता है किसके अंडर? टैक्स रेवेन्यू के अंडर. नॉन टैक्स रेवेन्यू की एग्जांपल्स आपको याद रखनी है. पहली एग्जांपल है इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स. इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स, सरकार ने अगर किसी को लोन दिया है, जो उस लोन पे सरकार को इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू.
दूसरी एग्जाम्पल क्या है? डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सरकार की जो कंपनीज हैं उनसे सरकार को जो प्रॉफिट मिलता है वो भी आता है किसके अंडर? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर। तीसरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? एक्सटर्नल ग्रांट्स। अगर किसी फॉरेन कंट्री या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने किसी कंट्री को ग्रांट दिया है, एक होता है ग्रांट, एक होता है लोन। लोन मतलब वो आपको पैसा वापस करना है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट भी, दूसरा उस पर जो इंटरेस्ट डिसाइड होगा वो भी आपको पे करना है। ग्रांट मतलब ये ऐसे ही आपको किसी ने पैसा दिया है, ये वापस करना नहीं होता है। यानी कि एक्सटर्नल ग्रांट अगर आपको दी है किसी कंट्री ने तो वो भी आएगी किसके अंडर? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर। एंड जो सरकार फी कलेक्ट करती है, जो डिफरेंट सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करती है एंड उस पे जो फी कलेक्ट करती है सरकार थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो भी आता है किसके अंडर? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंडर। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसके अंडर क्या आता है? इसके अंडर आता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर सरकार ने लोन लिया है, सरकार जो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करती है वो आता है अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया अगर सरकार ने लोन दिया हो एंड उस लोन पे जो सरकार को इंटरेस्ट मिलता है वो आता है अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन अगर सरकार ने लोन लिया है एंड उस लोन पे जो सरकार इंटरेस्ट पे करती है दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे आपको ये डिफरेंस याद रखनी है। और क्या आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर? इसके अंडर आता है सैलरीज, सब्सिडीज, पेंशन्स एटसेट्रा। ठीक है। ये जो कैपिटल रिसीट्स है इसके अंडर क्या क्या आता है? इसके अंडर भी कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, एग्जाम में ये एग्जांपल्स आपको हेल्प करेंगी। कैपिटल रिसीट्स के अंडर आता है रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर सरकार ने किसी कंट्री या किसी इंस्टीट्यूशन को लोन दिया है एंड उस इंस्टीट्यूशन या उस कंट्री ने सरकार का लोन चुका दिया, यानी कि रिकवरी हो गई सरकार को लोन की, दैट कम्स अंडर कैपिटल रिसीट्स। अगर सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि कोई एसेट बेच दिया, तो उससे पैसा जो आया वो भी आएगा किसके अंडर? कैपिटल रिसीट्स के अंडर। तीसरी एग्जांपल है बोरोइंग्स। अगर सरकार ने किसी फॉरेन कंट्री से या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक से पैसा उधार लिया, पैसा बोरो किया, ठीक है, इसकी वजह से सरकार पे लायबिलिटी इंक्रीज होती है एंड इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट। जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसकी क्या क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल हो सकती है एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने कहीं पे लैंड खरीदी, जो पैसा उस पर खर्च हुआ इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार ने कहीं पे स्कूल बनाया, इट इज अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहीं पे कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ब्रिज बनाया, रोड बनाया, हाईवे बनाया, एयरपोर्ट बनाया, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और अगर सरकार ने कोई लोन लिया था, यहां पे मैंने कहा था कि अगर सरकार उस पे इंटरेस्ट पे करेगी लोन पे, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर सरकार ने जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो पूरा चुका दिया तो वो आएगा एक्सपेंडिचर अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि रिपेमेंट ऑफ लोन इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। Which factor induces the movement of the economy from a point inside the production possibility curve to a point on it? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। इकोनॉमी में हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दे आर लिमिटेड, लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड। इसलिए हम ये जो लिमिटेड रिसोर्स है इकोनॉमिक्स में हम कोशिश करते हैं कि इस रिसोर्स को हम ऐसे यूटिलाइज करें कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई रिसोर्स है एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस रिसोर्स से दो चीजें बनाऊंगा, एक तो कॉर्न, एक कॉटन। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मेरे पास है फॉर एग्जांपल 5 पॉसिबिलिटीज। जब मैंने 0 यूनिट्स ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस किए तब मैं इस रिसोर्स से प्रोड्यूस कर सकता हूं 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन। जब मैंने 1 यूनिट ऑफ कॉर्न बनाया तब मैं बना सकता हूं इस रिसोर्स से 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन।
जब मैंने 2 यूनिट्स बनाए कॉर्न के तब मैं बना सकता हूं 7 यूनिट्स ऑफ कॉटन। जब मैंने बनाए 3 यूनिट्स ऑफ कॉर्न तब मैं बना सकता हूं 4 यूनिट्स ऑफ कॉटन। एंड जब मैंने बनाए 4 यूनिट्स ऑफ कॉर्न तब मैं बना सकता हूं 0 यूनिट्स ऑफ कॉटन। यानी कि जो मेरे पास ये लिमिटेड रिसोर्स है, मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इससे क्या बनाऊं। मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे बनाऊंगा कॉर्न एंड कॉटन। ये मेरे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। यानी कि जब मैंने 0 यूनिट कॉर्न बनाया तब मैं बना सकता हूं 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन। जब मैंने 2 यूनिट्स बनाए कॉर्न के, उस टाइम पे मैंने कॉटन के 7 यूनिट्स बनाए। दैट मीन्स दीज आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब हम इन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को प्लॉट करेंगे ऑन दी ग्राफ। यहां पे देखिए, ये है 0 1 2 3 4, यहां पे है 2 4 6 8 एंड 10। जो पॉसिबिलिटी ए है इसमें है, नीचे में यहां पे एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं कॉर्न एंड यहां पे लिख रहा हूं कॉटन। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ए में 0 यूनिट्स ऑफ कॉर्न एंड 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन। दैट मीन्स ये आएगा यहां पे, ये है पॉइंट ए। उसके बाद 1 यूनिट ऑफ कॉर्न एंड 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन, ये आएगा यहां पे। ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट्स ऑफ कॉर्न एंड 7 यूनिट्स ऑफ कॉटन, ये आएगा यहां पे। उसके बाद 3 यूनिट्स ऑफ कॉर्न एंड 4 यूनिट्स ऑफ कॉटन, ये आएगा यहां पे। उसके बाद 4 यूनिट्स ऑफ कॉर्न एंड 0 यूनिट्स ऑफ कॉटन, दैट मीन्स ये आएगा यहां पे। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। ये जो कर्व आपके पास बन के आ गई, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है गाइस। अब मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, एंड इसको मैं नाम दे रहा हूं इस पॉइंट को F। ठीक है। एंड ये ऐसी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जब मैं बना पा रहा हूं 1.5 यूनिट्स ऑफ कॉर्न एंड फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स ऑफ कॉटन। ये जो पॉइंट F है, इट लाइज बिलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एंड ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मैं तब अचीव कर पाऊंगा व्हेन आई विल यूज द रिसोर्सेज इन अ वेस्टफुल फैशन। यानी कि मैंने रिसोर्सेज कुछ जाया किए होंगे, इसीलिए मेरे पास ये जो F पॉसिबिलिटी है ऑफ दीज 2 गुड्स ये निकल के आई है। अदरवाइज कैपेसिटी इतनी है, मैक्सिमम मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना कम प्रोड्यूस कर पाया हूं इसलिए कि मैंने रिसोर्सेज को वेस्टफुल फैशन में यूज किया है। इस F पॉसिबिलिटी के आने का यहां पे एक और रीजन हो सकता है कि जो मेरे रिसोर्सेज थे मैंने उनको अंडर एम्प्लॉय किया, यानी कि आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड द रिसोर्सेज फुली। ठीक है। ये जो F पॉसिबिलिटी है ये तब मुझे अचीव होगी या तो मैंने रिसोर्सेज को वेस्टफुल फैशन में यूज किया होगा, या तो जो रिसोर्सेज हैं उनको मैंने अंडर एम्प्लॉय किया होगा, यानी कि फुली उनको यूटिलाइज नहीं किया है। अब जो ये पॉइंट F है ये यहां से यहां मूव करेगा, यानी कि इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पॉइंट आएगा ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कब? जब मैं करूंगा फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है। यही यहां पे क्वेश्चन था कि अगर कोई पॉइंट है बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, वो इस कर्व पे कब आएगा? वो तब आएगा जब मैं कैरी आउट करूंगा फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है। यानी कि एनी पॉइंट बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट करता है ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो मैंने तब अचीव की होगी जब मैंने रिसोर्सेज को वेस्टफुल फैशन में यूज किया होगा या रिसोर्सेज को अंडर एम्प्लॉय किया होगा। अगर कोई पॉइंट लाई करेगा ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका मतलब रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स था एंड टेक्नोलॉजी थी उसको मैंने फुल्ली यूटिलाइज किया है, तब मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी ऑफ दीज 2 गुड्स निकल के आई है। अब अगर कोई पॉइंट हुआ आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका मतलब ये ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 गुड्स मुझे दिखाएगा जो मैं अचीव नहीं कर सकता विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। जितना मेरे पास रिसोर्स पड़ा है एंड जितनी मेरे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अचीव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि
ये पॉइंट जब शिफ्ट करता है ऊपर नीचे, इसका मतलब क्या होता है। एक और चीज आपको याद रखनी है अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मे बी इस ग्राफ से क्लियरली आपको ना दिखाई दे। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इट इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज कनकेव टू द ओरिजिन। अगर आपसे पूछा जाए स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहां पे देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स। यहां पे देखिए, लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई, इसको मैं नाम देता हूं गुड वाई, इसको मैं नाम देता हूं गुड एक्स। यहां पे आउटपुट में कितना लॉस हुआ है, 1 यूनिट, यानी कि आप लिखोगे ऊपर 10 - 9 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स। यहां पे आउटपुट में कितना गेन हुआ है, 1, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 वो आएगा 1। उसके बाद लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई 9 - 7 यानी कि यहां पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स 2 - 1 वो आएगा 1, दैट मीन्स आंसर आएगा 2। उसके बाद लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई 7 - 4 ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स 3 - 2 ये आएगा 1, यानी कि यहां पे आएगा 3। उसके बाद लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई 4 - 0 ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट इन गुड एक्स 4 - 3 आएगा 1, दैट मीन्स ये आया 4। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपको ये दिखेगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जैसे ही मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करता हूं ऑफ कॉर्न, उतना ज्यादा मुझे यहां पे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है कॉटन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या सिंपली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका एक और नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। What was the threshold limit of assets that a firm must possess to classify as monopolies and restrictive trade practices firms before new industrial policy of 1991? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ₹100 करोड़। यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसको खत्म किया गया अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, ठीक है। देयर वर 17 इंडस्ट्रीज दैट वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, लेकिन इस लिस्ट को कम किया गया एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वर केप्ट ओनली 8। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को भी खत्म किया गया फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज। सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज ऐसी बच गई जिनके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी, बाकी अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए कोई भी लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया अप टू 51%। इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 51% वाज अलाउड, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं दे वर अलाउड 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। जो एनआरआईज हैं दे वर अलाउड 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस का मतलब है अगर किसी एनआरआई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, वो उस असेट को फिर बाद में जहां पे वो रहता है उस कंट्री में ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसका मतलब होता है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मतलब ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या ऐसी सरकारी कंपनीज दैट आर रनिंग इनटू लॉसेस, यानी कि जो लॉस में चल रही हैं, इन सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रेफर किया जाएगा टू बिफ्र, BIFR। यह बिफ्र क्या है? इस बिफ्र की फुल फॉर्म है
बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और ये जो बिफ्र है यही फिर डिसाइड करेगा कि ये जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है इसको रिस्ट्रक्चर करना है या क्लोज करना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वो क्या था? क्राइटेरिया फॉर अ टाइनी यूनिट वाज चेंज्ड। अब टाइनी यूनिट ऐसे यूनिट को कहा जाएगा जहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट होगी लेस देन 5 लाख रुपीज। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 वाज, जो सरकार है उसने डिसाइड किया कि वो बनाएगा नेशनल रिन्यूएबल फंड, और ये नेशनल रिन्यूएबल फंड एक्ट करेगा एज ए सोशल सेफ्टी नेट फॉर द लेबर। लेबर की सोशल सेफ्टी के लिए एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिन्यूएबल फंड। जहां तक मुझे याद है ये जो नेशनल रिन्यूएबल फंड है इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1992 एंड इट वाज एबॉलिश्ड इन द ईयर 2000। ठीक है, साल 2000 में नेशनल रिन्यूएबल फंड को एबॉलिश किया गया। यह भी याद रखिएगा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 से पहले जो MRTP लिमिट थी फॉर फर्म्स दैट वाज 100 करोड़ रुपीज। जो यहां पे क्वेश्चन भी था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 से पहले जो MRTP लिमिट है फॉर फर्म्स वो कितनी थी? दैट वाज 100 करोड़। लेकिन आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 देयर वाज नो लिमिट फॉर MRTP फर्म्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आप एक और चीज याद रखिए, ये जो MRTP एक्ट था, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको लाया गया था इन द ईयर 1969 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of June 1970। ये जो मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है इट वाज रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When the price of a commodity falls by ₹2 per unit, then its quantity demanded increased by 10 units. Its price elasticity of demand is 1. Calculate its quantity demanded at the price before change which was ₹10 per unit. एक commodity है, उसका प्राइस कम हो गया है by ₹2 per unit. पहले उसका प्राइस था ₹10 per unit. ठीक है, यानी कि पहले प्राइस था ₹10 per unit, अब प्राइस कम हो गया है बाय ₹2 per unit। इसका मतलब प्राइस हो गया है ₹8 per unit। जैसे ही इसका प्राइस कम हुआ बाय ₹2 per unit, जो क्वांटिटी डिमांडेड है इट इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, जब इसका प्राइस था 10 रुपीज, हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड वाज X। जैसे ही इसका प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज्ड बाय 10 यूनिट्स, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ? X + 10। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, यानी कि प्राइस जब गिरा उससे पहले जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी थी। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हम यहां पे लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला। ये 100 एंड ये 100 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q इंटू P डिवाइडेड बाई डेल्टा P। यही है वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी भी वैल्यू दी हुई है 1, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे 1। डेल्टा Q यानी कि चेंज इन क्वांटिटी वो कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल, वो आएगा X + 10 - X। दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी ये है 10 डिवाइडेड बाई इनिशियल क्वांटिटी वो है X इनटू इनिशियल प्राइस वो है 10 डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस वो कितना हुआ है? 2। इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा यहां पे 100 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 is 250। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 50 यूनिट्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हुआ हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, हम कहते हैं यूनिशरी इलास्टिक डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी वैल्यू हुई 0, हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हुई इंफिनिटी, हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। हो सकता है एग्जाम में सीधा आपसे यही पूछा जाए कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू इतनी है तो बताइए उस टाइम पे जो डिमांड है वो कैसी होगी। इन वैल्यूज के हिसाब से आप बता सकते हो कि डिमांड किस तरह की होगी। अगर आप में से किसी ने यहां पे ध्यान दिया होगा तो मैंने इस नेगेटिव साइन को इंक्लूड ही नहीं किया। ऐसा क्यों? यहां पे देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100। इस नेगेटिव साइन का मतलब होता है क्वांटिटी एंड प्राइस दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, या इसका मतलब होता है जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, यहां पे जब आप सॉल्व करोगे उस टाइम पे आपको माइनस साइन नहीं लेना होता है, आपको इस वैल्यू का मॉड लेना होता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव साइन पूछा जाए एग्जाम में, इसकी क्या मीनिंग होती है? इसकी मीनिंग होती है कि जो डिमांड कर्व है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या आप इसकी ये मीनिंग निकाल सकते हो कि जो क्वांटिटी एंड प्राइस हैं दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पे मेरे पास कुछ डेटा है एंड इस डेटा की हेल्प से मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? यहां पे दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, यानी कि यहां पे दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी। कितना दिया हुआ है? 5500। यहां पे देखिए, यहां पे है मेरे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पे है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इनकी जब मैं सब्ट्रैक्शन कैरी आउट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सॉल्व कीजिए, यह आएगा 150 माइनस 250, यह आएगा माइनस 100। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है इसमें मैं ऐड करूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन इसकी वैल्यू है नेगेटिव। इसका मतलब 5500 माइनस 100 इज इक्वल टू 5400 करोड़। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आई? ये आई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये आई है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू। अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा डेप्रिसिएशन, मुझे मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पे देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 300 करोड़। सब्ट्रैक्ट कीजिए बिकॉज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही होता है डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स 5400 माइनस 300 इज इक्वल टू 5100 करोड़। यही वैल्यू होगी किसकी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका एक और नाम होता है नेशनल इनकम, किसके बराबर होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यहां पे दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, वो दिया हुआ है 120 एंड सब्सिडीज इनकी भी वैल्यू दी हुई है 70। पुट कीजिए इसमें एनएनपी एट एमपी, इसकी वैल्यू अभी आई 5100 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 माइनस सब्सिडीज 70। यह आएगा 5100 माइनस 120 माइनस 70, यह आएगा 50। 5100 माइनस 50, यह आएगा 5050 करोड़। यही है नेशनल इनकम, या जिसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये इजी है, इससे पहले भी मैंने ये बहुत बार रिपीट किया है ये कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? जो बजट लाइन है इसका स्लोप क्या होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइनस P1 बाई P2। यहां पे हम बजट लाइन एंड बजट सेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू परचेज बनानाज एंड ऑरेंजेस।
and cost of 1 unit of banana is P1 and मैंने परचेज किए X units of bananas. Cost of 1 orange or 1 unit of orange is P2 and मैंने परचेज किए Y units of oranges. इसका मतलब बनानाज पे टोटल पैसा मैंने कितना खर्च किया, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. ऑरेंजेस पे कितना पैसा खर्च किया, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स. ये हमेशा होना चाहिए लेस और इक्वल टू M, वेयर दिस M इज कंज्यूमर्स इनकम. फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए ऐसे कि आपको बस दो ही चीजें परचेज करनी है, बनानाज एंड ऑरेंजेस. इनका प्राइस दिया हुआ है एंड आपने बनानाज की X क्वांटिटी खरीदी एंड ऑरेंजेस की Y क्वांटिटी खरीदी. इसका मतलब या तो आप अपनी इनकम से कम थोड़ा पैसा खर्च करोगे या तो आप अपनी पूरी इनकम को ही खर्च करोगे. ये जो यहां पे आपको ये इनइक्वालिटी मिल गई, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स, याद रखिएगा, कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट. कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्ट्रेंट. ठीक है. अब यहां पे देखिए कोई एक कंज्यूमर है, उसकी इनकम है 100 रुपीज. ठीक है. एंड ही वॉन्ट्स टू परचेज बनानाज एंड ऑरेंजेस. प्राइस ऑफ 1 बनाना इज फॉर एग्जाम्पल ₹5 एंड प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज ₹3. फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर रहे हैं ही परचेज्ड 5 बनानाज एंड 7 ऑरेंजेस. ये जो कंज्यूमर है इसने टोटल पैसा कितना खर्च किया, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7. यह आएगा 5 5 इज 25 प्लस 3 7 इज 21. यह आएगा 46. इसकी कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज, इसने खर्च किए 46 रुपीज. दैट मीन्स अभी भी इसके पास 54 रुपीज बचे हैं. यानी कि ये वाला जो बंडल है ये कंज्यूमर बिल्कुल एफोर्ड कर सकता है. एक और बंडल ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इसने 7 बनानास परचेज किए एंड 8 ऑरेंजेस परचेज किए. इस टाइम पे पैसा कितना खर्च हुआ, 5 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 3. 5 7 35 प्लस 8 3 इज 24. यह आएगा 30 प्लस 20 50. यह आएगा 59. कंज्यूमर ने खर्च किए 59 रुपीज जबकि इसकी इनकम थी 100 रुपीज. ऐसे ही यहां पे देखिए आप बहुत सारे बंडल्स होंगे, इनका जो सेट होगा, इन बंडल्स का जो ये कंज्यूमर एफोर्ड कर सकता है उसको हम कहते हैं बजट सेट. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. यानी कि बजट सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस. ठीक है गाइस. जो यहां पे हमारे पास ये इनइक्वालिटी है P1x प्लस P2y लेस और इक्वल टू M, अगर हम इसको इक्वल करेंगे M के, जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है. वो बनती है ऐसे एक स्ट्रेट लाइन एंड ये जो स्ट्रेट लाइन है यही होती है P1x प्लस P2y इज इक्वल टू M. ठीक है. और इस एक्सिस पे मैं दिखा सकता हूं बनानाज एंड इस एक्सिस पे मैं दिखा सकता हूं ऑरेंजेस. ठीक है. अब ये जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का मतलब, इस पॉइंट का मतलब हुआ कि मैंने पूरा पैसा किन पे खर्च किया है, बनानाज पे. इसका मतलब जो y है ऑरेंजेस, ये मैंने 0 किया है, मैंने कोई भी ऑरेंज नहीं खरीदा है. जब आप यहां पे y की वैल्यू 0 पुट करोगे आपको मिल जाएगा P1x इज इक्वल टू M. दैट मीन्स x इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई P1. यानी कि जो पॉइंट है ये वाला, ये है M डिवाइडेड बाई P1. ये वाला जो पॉइंट है इट लाइज ऑन y एक्सिस. इसका मतलब यहां पे x है 0, x 0 पुट कीजिए, यहां पे वैल्यू आएगी P2y इज इक्वल टू M. दैट मीन्स y इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई P2. यहां पे ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है M डिवाइडेड बाई P2. ये जो पॉइंट है इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ बनानास दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड व्हेन ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन बनानास. एंड ये जो यहां पे है ये वाला पॉइंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस दैट अ कंज्यूमर कैन बाय इफ ही स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन ऑरेंजेस. अगर कोई पॉइंट यहां पे हुआ इसका मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बनानास एंड ऑरेंजेस जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है. कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के नीचे है दैट इज पार्ट ऑफ बजट सेट. कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बजट सेट. बस फर्क इतना है कि ये जो ये वाली कॉम्बिनेशन है इसको परचेज करने के बाद भी कंज्यूमर के पास थोड़ा पैसा बचेगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है
अगर ये वाली कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ने परचेज की, इसको परचेज करने से जो कंज्यूमर है इसकी पूरी इनकम खत्म हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है मेरे पास P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P2y इज इक्वल टू m माइनस P1x। y को ऐसे ही रखिए, P2 को उस तरफ ट्रांसफर कीजिए, जाएगा m डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू x। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स P1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू x प्लस m डिवाइडेड बाई P2। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एंड अगर आपने किसी इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, जो x का कोएफिशिएंट होता है वही होता है स्लोप। x का यहां पे कोएफिशिएंट है माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2, वही है फिर इस लाइन का स्लोप। और ये जो ये लाइन है इसको हम कहते हैं बजट लाइन। इस बजट लाइन पे जो भी पॉइंट है वो ऐसा बंडल है जिस बंडल को परचेज करने से कंज्यूमर की सारी इनकम खत्म हो गई है। ठीक है, यानी कि जो बजट लाइन है इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू m, विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। Calculate the growth in output for the following information. Investment is equal to rupees 500 crores and capital output ratio is equal to 4. यहां पे हमें निकालना है ग्रोथ इन आउटपुट। इन्वेस्टमेंट दी हुई है एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो दिया हुआ है। कैसे करेंगे, यहां पे हम निकालेंगे रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसके बराबर होती है, लेवल ऑफ सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो है 4, यह आएगा 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 5 is 20, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुपीज 125 करोड़। असल में जो हेरड डोमर मॉडल है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कहता है कि जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज लेवल ऑफ सेविंग्स एंड द अदर वन इज कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, लेवल ऑफ सेविंग्स, अगर सेविंग्स ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ठीक है, ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है इसका मतलब होता है कि कितनी कैपिटल चाहिए आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट। कैपिटल आउटपुट रेशियो की जितनी वैल्यू कम होती है उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अगर लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, इसका मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने की है दैट इज मोर एफिशिएंट एंड द ग्रोथ रेट इज हायर। किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो, बिकॉज अ लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस इन्वेस्टमेंट इज एफिशिएंट एंड ग्रोथ रेट इज हायर। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू ज्यादा हुई, इसका मतलब हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट हमने की है दैट इज इनएफिशिएंट। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस इन्वेस्टमेंट इज इनएफिशिएंट। ठीक है, एंड इसी हेरड डोमर मॉडल के हिसाब से रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू लेवल ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो। वही फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाई एंड मैंने यहां पे निकाला ग्रोथ इन आउटपुट। This was our last practice set of quick revision series. With this, we wrap up our quick revision series. I hope इस सीरीज से आपको एग्जाम में हेल्प हो। टेक केयर गाइज, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।